यस मैम। यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज दिनांक 3 दिसंबर 2020 गुरुवार, और हम कर रहे हैं दौरान हमारे हिंदी क्षितिज भाग 1 में काव्य भाग का, काव्य खंड का। ओके, और इसी क्रम में हम लेंगे आज हमारी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ओके, कविता, इसके रचयिता है कवि श्री राजेश जोशी। ओके, सबसे पहले कवि परिचय। कवि श्री राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पहले पत्रकारिता को अपनाया, बाद में अध्ययन की तरफ मुड़े। साथ साथ साहित्य लेखन भी उनका चलता रहा। उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि कविताएं, कहानियां, समीक्षाएं, नाटक और नाट्य रूपांतरण भी लिखे। समीक्षाएं बेटा कि किसी को कोई रचना है उसके बारे में अपने विचार लिखना, किसी भी चीज को समीक्षा करना कि वो कैसा है, उसके गुण अवगुण। ओके, उन्हें लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी अवसर मिला। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्होंने मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया तथा कवि भर्तृहरि की कविताओं के अनुकरण पर भूमि का कल्प तरु यह भी नामक अनुरचना लिखी। अनुरचना मतलब किसी की मेन रचना है, उसको फॉलो करते हुए, उसके पीछे पीछे चलते हुए कोई और रचना करना, वो अनुरचना। उनकी कविताओं के अनुवाद न केवल विविध भारतीय भाषाओं में हुए हैं बल्कि अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी भाषाओं में भी उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन। ओके, रचनाएं राजेश जोशी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां निम्न है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। ओके, दो पंक्तियों के बीच पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। राजेश जोशी सामाजिक सरोकारों के रचनाकार हैं। सामाजिक सरोकार मतलब जो समाज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित रचनाएं वो करते आए हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे जहां भी मानवता पर संकट देखते हैं वहां न केवल गहरे दर्द से छटपटाते हैं बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं से उपजा है, न कि अवस्था से। वे निरंतर सृजन के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने निराशाओं में भी आशा की प्रबल संभावना दिखाती रचनाओं की रचना की। जोशी जी की भाषा सरल, सहज और अकृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल। वे गद्य को पद्य बनाने की कला में निपुण है। गद्य चैप्टर्स को पोएम में कन्वर्ट करना, गद्य को पद्य। केवल वाक्य विन्यास की हल्की हेर फेर से वे काव्यात्मक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। वे आत्मीयता और स्वाभाविक लय से कविता को रमणीय बना देते हैं, सुंदर कर देते हैं। कि कोई चैप्टर है, अगर कहे कि इस चैप्टर को कविता में कन्वर्ट करो, तो वे थोड़े से शब्दों को, ऑब्वियस है ना कि चीज तो सामने लिखी हुई है, बस उसको थोड़ा सा तुक वाले शब्द उसमें डालते हैं और कविता में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत चित्र और बिंब भी अत्यंत स्वाभाविक बन पड़े हैं। कि कविताओं से चित्र प्रस्तुत करना, शब्दों का इस तरह से प्रयोग करना कि वो हमें जब पढ़े हम तो हमारे सामने वो जो पूरा पिक्चर जब आ जाए, वो उसको बिंब कहा जाता है। ओके, यहाँ पर उनकी रची हुई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे बेटा। राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की विवशता पर चिंता प्रकट की गई है। कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ता है। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है
कि लोगों ने भी इस बाल मजदूरी की कुप्रथा को स्वीकार कर लिया है। उन्हें लोगों को ये दर्द महसूस नहीं होता, बाल मजदूरी का दर्द उन्हें अब नहीं सालता, उन्हें कोई दुख भी नहीं होता। कवि प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बच्चों के लिए गेंदे नहीं है, रंगीन किताबें नहीं है, खिलौने नहीं है, विद्यालय नहीं है, खुले मैदान नहीं है, बगीचे और घरों में आंगन उपलब्ध नहीं है? कि ऐसी क्या स्थिति आ गई है जिसके कारण आज इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? वे खेलते कूदते क्यों नहीं? कवि को लगता है कि बच्चों के जीवन में निश्चित होकर खेल कूद नहीं है, कि बच्चे अपने जीवन में चिंताओं से मुक्त होकर खेल नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो जीवन जीने योग्य नहीं होता है। और समाज के समक्ष भी एक बड़ा प्रश्न आ जाता है कि जो समाज आज अपना अस्तित्व लोगों के सामने प्रस्तुत किए हुए हैं, क्या वो अस्तित्व सही रूप में है? कि जिस समाज के बच्चे काम कर रहे हैं, है ना? कि क्या हमारे सामने ये प्रश्न नहीं है कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों का पेट भरना, उन्हें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उन्हें उनकी मूलभूत अधिकारों का हनन न करना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हम अपने कर्तव्य नहीं निभा पाते और बच्चों को उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती? तो वो ये कहते हैं कि यदि इस चीज को हम प्रश्न की तरह लेंगे तो हल निकलेगा, और सिर्फ एक समस्या मानकर हम उस पर चर्चा करते रहे तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो आज हम इस कविता का अर्थ समझेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यस बेटा, कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ठीक है, इस काव्यांश में देखो बेटा, एक शब्द आया है विवरण। विवरण का मतलब हालचाल और वर्णन करना। ओके, तो कवि कह रहे हैं कि सुबह का समय है और सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, और ऐसी भीषण हाड़ कपाने वाली ठंड में भी कुछ बच्चे विवश हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि बच्चे सुबह सुबह रजाई में दुबके रहते या अपने घरों पर खेलते कूदते। ठीक है, कि बच्चे, कवि कह रहा है कि कोहरे से ढकी हुई सड़क है और उस पर अल सुबह छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि आगे कहता है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, कि कवि कह रहे हैं कि ये हमारे युग की सबसे भयावह स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण की तरह वर्णन किया जा रहा है। क्यों? यदि इसे विवरण की तरह लिखा जा रहा है तो ये भयानक क्यों है बेटा? क्योंकि इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर किसी भी तरह की कोई ग्लानि हमें अनुभव नहीं, है ना? एक परिस्थिति है, उसका वर्णन करो। मैंने भी परिस्थिति के बारे में सोचा और उसका वर्णन कर दिया, है ना? तो सिर्फ वर्णन करना पर्याप्त नहीं है। ना तो इसे लिखने वाले के मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठते हैं, न पढ़ने वाले के मस्तिष्क में। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे समक्ष प्रश्न होते हैं तो हम उनका जवाब ढूंढने के लिए तत्पर होते हैं। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की जगह अपना पेट पालने के लिए काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इसका यही अर्थ है कि हमारे यहाँ की ये एक भयानक स्थिति है, और इससे भी ज्यादा भयानक है इसे वर्णन के रूप में लिखना,
जबकि इसे एक प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए और उसके सभी संभावित उत्तरों को या हलों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखो बेटा, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? अब कवि पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारत? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब यहाँ पर बेटा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आकाश, भूकंप, भूचाल, और मदरसा विद्यालय, और एकाएक अचानक। अर्थ देखो, कवि कह रहा है कि मतलब इतनी धुंध में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? कवि पूछता है क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्या इनकी जो सारी गेंदें हैं वो खो गई है कहीं पर? क्या कहीं आकाश में, कहते हैं ना आकाश में जाने के बाद चीजें मिलती नहीं है, तो क्या इनकी सारी गेंदें आकाश में कहीं खो गई है? या इनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? दीमक एक कीड़ा होता है बेटा, है ना, जो ये वस्तुओं को खा जाता है। तो क्या इनकी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर इनके खिलौने खत्म हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं है? या भूकंप के कारण सारे विद्यालय नीचे गिरकर नष्ट हो गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो क्या विद्यालय नहीं है तो इनके लिए खुले मैदान भी नहीं है? क्या इनके लिए खेलने के लिए बाग बगीचे नहीं है? या बाहर कुछ नहीं तो इन बच्चों के लिए अपने घरों में खेलने के आंगन तक नहीं है? ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई है जिसके कारण इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? ठीक है, अब कवि कह रहा है कि अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई है, इनकी किताबें नहीं है, इनकी गेंदें नहीं है, इनके लिए विद्यालय नहीं है, बाग बगीचे नहीं है, इनको इनको घर में आंगन उपलब्ध नहीं है, तो कवि कह रहा है फिर बच्चा क्या है? कि बच्चों के लिए अगर हमारे पास चीजें नहीं है, बच्चों के लिए सुख सुविधाएं नहीं है, तो फिर हमारे पास है क्या? तो अगले पद्यांश में कवि कह रहा है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बेटा हस्ब मामूल मतलब यथावत, जैसे कि वैसे, जैसी थी वैसे। ओके, तो कवि कह रहा है कि इस संसार में यदि बच्चों के खेलने के लिए गेंदे, रंगीन पुस्तकें, आंगन, बाग बगीचे, विद्यालय नहीं है, तो इस संसार का लाभ ही क्या है? तो फिर बचा ही क्या है? कि इस दुनिया में फिर बचा क्या है अगर ये चीजें नहीं? कितना भयानक होता अगर ऐसा हो। और यदि सही में दुनिया में ऐसा होता कि ये चीजें नहीं है, तो ये दुनिया कितनी बेकार होती। आप देखो कि जो बच्चे इस दुनिया की जान होते हैं, हमारा भविष्य होते हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो दुनिया तो बहुत बेकार होती। कि ऐसा समाज, ऐसी दुनिया किस काम की, जहां बच्चों को खेलने के, उनके बचपन जीने के और उनको अपना विकास करने के अवसर ही ना मिले, तो वो दुनिया एक तरह से बेकार है। और यदि सचमुच ऐसा हो गया तो वह कितना भयंकर अनुभव होगा कि सही में कुछ भी नहीं है। परंतु सच तो ये है कि ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, वैसी की वैसी हैं जैसे पहले थी, फिर भी बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने की बजाय काम धंधे पर जा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि भारत में, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि दुनिया की हर कोने में हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। बाल मजदूरी हर क्षेत्र में बड़े धड़ल्ले से बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। यह सचमुच हमारे लिए चिंता की बात है कि बाल मजदूरी आज विश्वव्यापी समस्या है। हर देश में, हर क्षेत्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, और ये हमारे समक्ष आज की
आज की स्थिति में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये हमारा बेटा पाठ बच्चे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अर्थ। अब यदि आपको कोई समस्या हो तो आप लोग